जय हिंद दोस्तों, आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास देखते हैं। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग बहुत ही चीज़ को कवर कर चुके थे, बहुत सारी चीज़ों को देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण के बारे में। इससे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम का ज़्यादातर समय बचा नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सभी स्टूडेंट्स को कि आप लोग मन लगाकर अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अब कुछ ही समय बच गया एग्जाम को लेकर, इसलिए दिक्कत किसी चीज़ को टेंशन नहीं लेना है। बस आप जितने चीज़ को पढ़े हैं बस उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण के बारे में। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि तत्व है क्या। तो हम आप लोग को बताए थे कि हम अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है, तो उसको कितने भागों में बांटा गया था? 3। केमिस्ट्री में जो हम लोग देखते हैं वस्तुओं के जो प्रकार होती हैं, अवस्थाएं होती है, वो कितनी होती है? 3। ठीक है, तो और इसी तरह से हम लोग फिजिक्स में अगर देखते हैं तो सभी वस्तुएं जो दिखाई पड़ती है उनकी कितनी अवस्थाएं हो जाती है? उसका भी 3 ही होता है। तो फिजिक्स में जो हम लोग देखे थे 3 अवस्थाएं कौन कौन होती है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं जो होती है फिजिक्स के तहत होती है। लेकिन हम लोग जब केमिस्ट्री में देखे थे तो आप लोग को बताए थे कि तत्व, यौगिक और मिश्रण, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये जो 3 तत्व होते हैं, ये जो 3 भाग होते हैं यानी कि अवस्थाएं होती है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो ध्यान से देखते हैं, तो जो तत्व हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जो हम लोग तत्व पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं, उसमें हम लोग का वर्गीकरण करना था किस आधार पर कैसे किया जाए। सपोज मान लेते हैं कि एक विद्यालय है। ठीक है, एक विद्यालय में बहुत सारे सभी क्लास के बच्चे हैं। उस सभी क्लास के बच्चों को फील्ड पर अगर निकाल दिया जाए, बाहर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और उसमें से बोला जाएगा कि कौन बच्चा किस क्लास का है, तो चयन करना बहुत मुश्किल होगा। ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। ठीक है, तो उससे हम लोग को क्या हो गया कि बहुत तरह के अनेकों तरह के तत्वों को समझने में, यानी कि बच्चों को छांटने में बहुत तरह से दिक्कत होती है। तो उसी तरह के इसमें जो होता है, ठीक है, तो जो हम लोग बच्चों को क्या करते हैं कि क्लास वाइज अलग अलग भागों में बांट देते हैं। अलग अलग 7 क्लास को अलग, 6 क्लास को अलग, 5 क्लास को अलग, ठीक है, सब क्लास को अलग अलग कर देते हैं। तो उस तरह से हम लोग जब अलग अलग करते हैं तो उन लोगों को पढ़ाना आसान हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या देखे कि जो तत्व यानी कि जो बच्चे होंगे उनको मान लेना तत्व थे, एक में मिले हुए थे, तो उनका अध्ययन करना बहुत कठिन था। लेकिन जैसे ही हम लोग को अलग अलग कर दिए तो अध्ययन करना क्या हो गया? आसान हो गया। तो जब तत्वों को एक निश्चित तौर पर सजा दिया जाता है, एक वर्ग में सजा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक समान तत्वों को, जो समान तत्व थी, ठीक है, समान तत्वों को एक निश्चित वर्ग में सजाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो तत्व है, वो तत्वों की संख्या कितनी है। तो पहले आपको बता देते हैं कि 18वीं शताब्दी तक, यानी कि 1800 ईस्वी तक देखे तो 1800 ईस्वी तक कुल तत्व जो थे वो 30 ही थे। कितने थे? 30। इसलिए 30 तक जो तत्व था, यानी कि बहुत संख्या में कम है। तो जब संख्या में कम होती है तो उसको आसान से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम एक झोला में, ठीक है, एक थैली में लेकर आए सिक्के, एक सिक्के लेके, अगर उस सिक्के की संख्या अगर 50 हो तो आसानी से गिना जा सकता है, आसान से गिन लीजिएगा। लेकिन अगर उसी थैले में 1000-2000 सिक्के हो तो गिनना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ कंडीशन थी कि पहले जो वर्तमान, मतलब बहुत पहले की जब बात है, जिस समय तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण किया जा रहा था, प्रारंभ किया जा रहा था, उस समय 1800 ईस्वी में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 30 थी। ठीक है, 30 थी, कुल तत्वों की संख्या 30 थी। अभी वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं तो कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 118 वर्तमान समय में। ठीक है, वर्तमान समय में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? कुल तत्वों की संख्या 118, कुल तत्व है 118। इस तत्व में देखेंगे हम लोग, ठीक है, 2 भाग को बांट कर देख लेंगे। एक भाग में हो जाता है धातु, एक भाग में क्या होता है? धातु, और एक भाग में हो जाता है अधातु, धातु और अधातु। तो जब हम लोग यहाँ तक देखते हैं, या इससे पहले भी, ये जो तत्व था 118, ठीक है, ये जो 118 तत्व थे, इसको 2 भाग में बांट दीजिए। इसको 2 भाग में कैसे बांटिएगा? तो एक जो पृथ्वी पर पहले से उपस्थित था, यानी कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से, किस रूप से? प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो तत्व उपस्थित थे उनकी संख्या कितनी थी। और इसके बाद
मतलब जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित थे उनकी संख्या कितनी थी। तो देखिए हम लोग क्या देख लिए कि 118 जो तत्व थे वो पूरा तत्व थे, यानी कि पृथ्वी पर जो उपस्थित था वो भी और जो आविष्कार किया गया है वो भी, सभी को मिलाकर कुल तत्वों की संख्या कितनी हो गई थी 118। लेकिन जो पृथ्वी पर उपस्थित जो तत्व थे वो कितने थे 89 थे। 89 पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है 89 थी। अब जो तत्व जो बचा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो तत्व बचते हैं, तो इसके बाद जो तत्व बचता है वो सब क्या होती है मानव निर्मित होती है, यानी कि ये सब जो तत्व हो जाते हैं वो सब तत्वों को खोज किया गया था। सॉरी 89 नहीं 94 है, कितनी है 94। ये 94 जो है वो पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक तत्व था। तो अब आप लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें कितना तत्व बच जाएगा, 4 और 9 2 24, कितने तत्व बच गए 24 को तत्व बच गए। ये जो 24 तत्व हो गए, ठीक है, ये जो 24 तत्व हुए ये 24 तत्वों का आविष्कार किया गया, ठीक है, ये 24 तत्वों का क्या किया गया आविष्कार किया गया, खोज किया गया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जो तत्व जो था उसको दो भाग में बांट दिया गया, धातु और अधातु। तो धातु जो संख्या थी, धातु वाले तत्वों की संख्या कितनी होती है, धातु वाले तत्वों की संख्या छोड़कर पहले अधातु वाला को देख लेते हैं। तो अधातु की जो संख्या थी वह कितनी थी 22, टोटल अधातुओं की संख्या कितनी हो गई 22। अब इसके बाद जितने तत्व बचे वो सब के सब क्या हो जाएंगे धातु तत्व हो जाएंगे, वो सब क्या हो जाएंगे धातु। तो ध्यान से देख लेते हैं कि कितने तत्व हो गए, तो हो जाते हैं 6 और 9 2 11 96, यानी कि जो 96 तत्व हो गए वो क्या हो गए धातु। 96 तत्व क्या कहलाए धातु, और बाकी जो 22 तत्व थे वो सब क्या कहलाए अधातु। लेकिन आप लोग देखिएगा ये 96 तत्व धातु ही नहीं थे, इसमें जो थे धातु मूलतः रूप से देखा जाए तो मूलतः रूप से कितने थे 89 थे। तो अब आप लोग देखिएगा कि 89 में 96 चला गया, यानी कि 7 को तत्व बढ़ गया। तो ये जो 7 तत्व था, ठीक है, मूलतः रूप से धातु की संख्या कितनी थी 89 थी, 89 थी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो 7 तत्व बचा, जैसे देखिए 9 2 11 और 8 2 10, कितना हो गया 101, कितना हो गया 101 इन हो गया 101 करें 111, कितना हो जाएगा 111। कुल तत्वों की संख्या कितने अभी तक हो गई 11। अभी भी बचा मेरे पास कितना 7। जो 7 ये जो दिखाई देते हैं ये ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिसमें धातु के भी कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है उपधातु, ठीक है, उपधातु या धातु क्रम, ठीक है, इसी को कुछ बोलते हैं धातु क्रम भी कहा जाता है, धातु क्रम, ठीक है, धातु क्रम कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए कि क्या चीज क्या है। अब इसमें जो आप लोग देख रहे हैं 22, इसमें जो 22 जो अधातु तत्व है, अगर हम बोले कि बताइए धातु को अलग अलग पढ़िए तो 89 को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इसको पढ़ना क्या होता है थोड़ा सा कठिन होता है, नहीं सभी को अलग अलग छांटना क्या होगा थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन ये जो कम संख्या में अधातु है इसको छांटना क्या होती है बहुत आसान हो जाती है। कम संख्या में जो धातु पाई जा रही है 22, उसको छांटना क्या हो जाता है बिल्कुल आसान हो जाता है। तो जब उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 11 थी, कितने 11 जो पाए जाते हैं, ठीक है, 11 जो अधातु पाए जाते हैं वो गैस अवस्था में होती है। एक जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, किस अवस्था में द्रव अवस्था में। और इसके बाद जो बचे 10 है वो किस अवस्था में होता है ठोस अवस्था में। तो अब देखिएगा 10 और 1 11 और 11 कितना होते हैं 22, यानी कि 22 अधातुओं में 11 अधातु जो होती है वो गैस अवस्था में पाई जाती है, एक अधातु जो होता है वो द्रव रूप में पाया जाता है, और 10 जो अधातु है वो ठोस रूप में पाया जाता है। तो आपको दिमाग में आएगा कि सर एक जो द्रव होता है वो कौन सा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो खास करके आप इसका जो द्रव अवस्था में पाई जा रही है इसको याद रख लीजिएगा। ब्रोमीन ऐसी अधातु है, ठीक है, कौन ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातुओं की कुल संख्या 22, 11 गैस, 1 द्रव और 10 ठोस होती है। पृथ्वी पर जो वर्तमान रूप से थी, पृथ्वी पर जो तत्व थी, ठीक है, मूलतः रूप से कितनी थी 94 थी। इसके बाद जो बचे 24 तत्वों का आविष्कार या खोज किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखें कि जो वर्तमान समय में कुल तत्वों की संख्या कितनी हो गई थी 118, इसके 2 भागों में बांटा गया। अब दिमाग में आएगा कि सर आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है या आखिर 2 भागों में कैसे बांटे, कोई तो बांटा होगा। तो सबसे पहले जो बांटे थे लववांजे नामक वैज्ञानिक, लववांजे कोई कहीं कहीं लेवोजियर भी लिख देता है, ठीक है, लववांजे,
याद रखिएगा। हिंदी में इसको लफ्वांजे बोलते हैं और इंग्लिश में लेवोजियर बोला जाता है, लेवोजियर, ठीक है, लेवोजियर भी कहा जाता है। दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि लफ्वांजे क्या अलग है और लेवोजियर क्या अलग है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो तत्व थे, तत्वों का वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास कैसे किया गया। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा गया वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, आप लोग कभी तुरंत बताए, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। तो बताए कि यदि क्लासरूम में या सपोर्टेड मान लीजिए बहुत सारे मार्केट में गए, सब्जी मार्केट में, और जितनी भी सब्जियां हैं जैसे टमाटर, आलू, बैगन, ठीक है, भिंडी, करेला, ये सब जितने भी सब्जियां हैं वो सभी को मिक्स किया हुआ है, मतलब सब मिला दिया हुआ है, प्याज सब कुछ मिला दिया और लहसुन मिलाकर बहुत एक बड़ा ढेरी बनाया गया। उस ढेरी में से आपको बोले कि 1 केजी लहसुन तौलिए, ठीक है, 1 केजी हमको लहसुन तौल के दीजिए। तो उसमें से 1 केजी लहसुन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, होता है कि नहीं। लेकिन यही अगर हम सभी सब्जियों को अलग अलग रखें तो आराम से बहुत जल्द एक निकाल कर दे दीजिएगा। तो इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, समझाने का तात्पर्य क्या है, कि जो पहले उपस्थित जितने भी तत्व थे, ठीक है, वो सब मिक्स थे, वो सब तत्व कैसे थे, मिक्स। लेकिन जब उनके गुणों के आधार पर सभी तत्वों को अलग अलग, ठीक है, गुण के आधार पर सभी तत्वों को अलग अलग क्रम वाइज से सजा दिया गया, तो इसी को बोलते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्गीकरण क्या है। तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को, ठीक है, वर्गीकरण की अगर परिभाषा पूछे कि तत्वों का वर्गीकरण किससे करते हैं, तो आराम से एकदम सिंपल से आंसर दीजिएगा कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक वर्ग में सजाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। और जैसे अभी आप लोग को बताया कि लफ्वांजे जो व्यक्ति थे, ठीक है, लफ्वांजे व्यक्ति, उन्होंने क्या किए थे कि भौतिक भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर तत्वों को 2 भागों में बांटे थे, धातु और अधातु, धातु और अधातु के रूप में बांट दिए थे। ये कब बांटे थे, 18वीं शताब्दी में बांट दिए थे। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि संयोजकता के आधार पर भी तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा गया था। किसके आधार पर, संयोजकता के आधार पर तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा गया था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इसमें सबसे पहले जो आते हैं वर्गीकरण में, तो आप लोग को तो पता हो गया कि सबसे पहले कौन आ गए थे, लफ्वांजे। फिर दूसरे स्थान पर आ जाते हैं डोबनेरर, डोबरेनर, ठीक है, याद रखिएगा डोबरेनर के बारे में, डोबरेनर, डोबरेनर, ये जो थे, देखिए हम लोग ये एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम में तैयारी करने में आप लोग को बताते हैं कि बहुत कम समय में छोटे छोटे चीजों को मतलब बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना होता है, क्योंकि आप एग्जाम का जो टाइम आ गया है उसमें बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। और ऐसे जो इनका भी है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। अगर कोई जिसे अब 10 क्लास में नहीं है, 9 क्लास में है, 8 क्लास में है, 7 क्लास में है, 6 क्लास में है, अगर वो सारी व्यक्ति देखते हैं कि किस तरह से क्या आवर्त सारणी का जो था वर्गीकरण का प्रयास किया गया था, तो उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए, जो डोबरेनर व्यक्ति आए, इन्होंने क्या किया कि तत्वों को 3 भाग दिए, तत्वों को 3-3 के समूह में बांट दिए। यानी कि डोबरेनर जो थे तिर्यक नियम दिए थे। कौन सा नियम, त्रियक। याद रखिएगा तिर्यक नियम क्या था। तो चलिए तिर्यक नियम आपको बता देते हैं कि तिर्यक नियम क्या था। तिर्यक नियम के अनुसार कहा गया कि जो 3 तत्व है, यानी कि तत्वों को, ठीक है, तत्वों को कितने 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 भागों में बांटा गया, तत्वों को 3-3 के समूह में, 3-3 के समूह में बांटा गया, 3-3 के, ठीक है, यानी कि 3-3 के रूप में कर करके बांट दिया गया। इसी को क्या कहा गया था, तिर्यक नियम। और इस तिर्यक नियम के अंतर्गत क्या था, चलिए इस तिर्यक नियम के अंतर्गत जो हो रही थी उस चर्चाएं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वो क्या बताया गया कि पहला जो तत्व होगा, ठीक है, पहला तत्व, पहला तत्व और अंतिम तत्व, अंतिम, ठीक है, पहला तत्व और अंतिम जो तत्व है ये दोनों का योग, अंतिम तत्व के औसत, योग न बोलकर क्या बोल सकते हैं, औसत बोल सकते हैं। यानी कि पहले तत्व अंतिम तत्व के औसत, जो औसत निकालते हैं हम लोग, ठीक है, औसत वो लगभग लगभग किसके बराबर होती है, दूसरे तत्व के बराबर होती है। इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं 3 गो तत्व लेते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, 3 गो तत्व हो गया। इस 3 तत्वों में देखिएगा ए पहला तत्व है, सी अंतिम तत्व है। इसके हम लोग मान लेते हैं परमाणु संख्या जो होती है 1, इसका 2, इसका कितना हो गया 3,
इसका कितना हो गया 3। तो हम पहला और तीसरा जो तत्व था इसका क्या निकालेंगे औसत। तो औसत निकालने के लिए आपको पता है कि सभी संख्याओं का योग किया जाता है, तो इसको जोड़ेंगे 2 3 और 1 क्या होता है 4, 1 + 3 और बटा में कितनी संख्या है 2, बटा में कितनी संख्या है 2 गो, 1 और ये 2 गो संख्या है ना, तो 2 लिख देंगे। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 4 और बटा में कितना लिखते हैं 2। या अगर इसको काटते तो मेरा कितना निकल गया 2, यानी कि ये जो b के बराबर होती है, तो वही बोला गया है इसमें तिर्यक नियम के अनुसार कि पहला तत्व और अंतिम तत्व मतलब कि तीसरा तत्व के औसत के बराबर कौन सा तत्व होता है, दूसरा तत्व होता है। औसत के बराबर कौन सा तत्व होगा, दूसरा तत्व होता है। ये किस नियम के अनुसार कह दिया गया, तिर्यक नियम के अनुसार कह दिया गया। ठीक है, इसी नियम के अनुसार जो था तत्वों के द्रव्यमान के अनुसार पर सजाया गया था। किसके अनुसार पर सजाया गया था, द्रव्यमान। आप लोग इस बात को भी याद रख लीजिएगा कि तिर्यक नियम में जो हम 1 2 3 रखे गए हैं वह संख्या न रखकर कुछ रख दिया गया है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। जैसे अब आप लोग को रहेगा कि चलिए मान लेते हैं द्रव्यमान, और जब भी रखना है तो बढ़ते क्रम का ही रखना है। ठीक है, जैसे आप लोग जैसे 20 21 और कितना मान लेते हैं 22, ये तत्व जो होंगे जैसे मान लेते हैं एक्स वाई और जेड, ये 3 गो तत्व है। अब इस 3 तत्वों में हम बोलेंगे कि तिर्यक नियम कैसे पालन किया था, तो बताते हैं। जैसे पहला जो तत्व होगा उसका, तो पहला तत्व के द्रव्यमान कितना है 20 और अंतिम जो तत्व यानी कि तीसरा तत्व का द्रव्यमान कितना है 22 और तत्व क्या वो मिल गया 2 गो, तो यहाँ कितना लिख देंगे 2। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं तो 22 20 कितना होता है 42, 22 20 कितना होता है 42 और बटा में कितना लिख देंगे 2। अब जब काटते तो मेरा कितना आ गया 21, यानी कि बीच वाले तत्व के बराबर हुआ। ठीक है, तो तिर्यक नियम में यही कहा गया कि पहला तत्व और अंतिम तत्व यानी कि तीसरा तत्व के औसत लगभग किसके बराबर होती है, तो बीच वाले तत्व के लगभग बराबर होती है। बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर होती है। किसमें कहा गया, तिर्यक नियम में कहा गया। बस डोब्रेनर के बारे में आप इतना याद रखिएगा कि डोब्रेनर जो थे वह तिर्यक नियम को दिए थे। तिर्यक नियम में तत्वों को तीन तीन के समूह में बांटा जाता है। तत्वों को कितने समूह बांटते हैं, 3 3 के समूह बांटते हैं। इस तिर्यक नियम के अनुसार क्या कहा गया कि पहला तत्व अंतिम तत्व के औसत के लगभग बराबर कौन होता है, बीच वाला तत्व, यानी कि दूसरा तत्व जो होता है लगभग बराबर होता है। ये था डोब्रेनर के अनुसार। देखिए पहला था लभवांजे आए थे, दूसरा नंबर पर कौन आ गया डोब्रेनर, और तीसरा नंबर पर आ जाते हैं न्यूलैंड्स। कौन आते हैं, न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड्स के बारे में भी आप लोग जान जाइए। न्यूलैंड्स जो थे वो अष्टक नियम का प्रतिपादन किए थे। अब बोलिएगा सर ये अष्टक कौन सी है, अष्टक, अष्टक नियम का प्रतिपादन किए थे, अष्टक नियम। तो बिल्कुल इसी के अनुसार आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह से डोब्रेनर जो थे वह तत्वों को 3 3 के अनुभाग में बांटे थे, उसी तरह से न्यूलैंड्स जो थे यह द्रव्यमान किसके आधार पर, द्रव्यमान के ही आधार पर तत्वों को 8 8 के समूह में बांटे थे। कितने समूह में, 8 8 तत्वों को 8 8 के समूह में बांटे थे, 8 8 के। ठीक है, 8 8 के समूह में बांटे थे, समूह में बांट दिए थे। तो इस इनका कहना क्या था, यानी कि अष्टक नियम के अनुसार कहना क्या था, तो इसकी बात को भी अगर समझ लेते हैं कि इनका कहना था कि अगर द्रव्यमान के अनुसार सजाते हैं तो पहला तत्व यानी कि जो पहला तत्व होगा, पहला तत्व का गुण, पहला तत्व का जो गुण होगा, ठीक है, गुण ये किसके समान हो जाएगा, 8वें तत्व के गुण के समान हो जाएगा, 8वें तत्व के गुण के समान होगा। ठीक है, 8वें तत्व के गुण के समान होगा, ऐसा इनका कहना था, गुण के समान होगा। तो ये किसके अनुसार हो गई थी, अष्टक नियम के अनुसार हो गई थी, अष्टक नियम के अनुसार हो गई थी। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किए थे, इन्होंने तत्वों को 8 8 के समूह में बांट दिया था। ठीक है, ये सारी चीजों को आप लोग पढ़ लीजिए, ध्यान में रखिएगा। और इसमें सबसे मुख्य जो बात होती है कि जो इनका अष्टक नियम प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, हाइड्रोजन से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था, हाइड्रोजन से प्रारंभ हुआ था, और यह कहाँ तक चला गया था, थोरियम तक। कहाँ तक चला गया था, थोरियम। ठीक है, थोरियम तक। यानी कि अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि न्यूलैंड्स के समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, यानी ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 56। कितनी थी, 56। याद रखिएगा, यानी कि पहला तत्व कौन हो गया, हाइड्रोजन, और 56वां तत्व कौन सा हो गया था, थोरियम हो गया था। और ये जो देखा गया कि जो अष्टक नियम था, ठीक है, अष्टक नियम यह कहाँ तक लागू हो पाया, तो यह केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। कहाँ तक लागू हो पाया था, कैल्शियम तक, कैल्शियम तक। ठीक है, यह कैल्शियम तक ही केवल लागू हो पाया था। तो ये सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा।
अब जो हम कितने व्यक्तियों को तो प्रॉब्लम ये भी होगा कि जो हम इस तरह से नाम दे रहे हैं कैल्शियम, थोरियम, हाइड्रोजन, जो तत्वों को पढ़ रहे हैं तो कितना का तत्व याद, परमाणु संख्या ही नहीं याद होगा। तो सबसे पहले आप लोग एक पीरियोडिक टेबल मार्केट में मिलता है, 10 का मिलेगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। परमाणु संख्या कम से कम आपको 50 याद होना ही चाहिए। कंटिन्यूटी 1 से लेकर 36 तक याद रख लीजिए और बाकी बचे 36 तक करने के बाद बाकी बचे 14, ठीक है। 14 चलिए मान लेते हैं 20। तो वो जो आप लोग होते हैं वो 20-20 में से कहीं कहीं याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि दे भी दिया जा सकता है और नहीं भी तो कुल मिलाकर बोला जाए तो आप अपने पीरियोडिक टेबल को ले लीजिए और उसमें जितने भी आपको मुख्य रूप से इंपोर्टेंट लगते हैं उसको एक पन्ने पर लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। परमाणु संख्या होना याद बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट परमाणु संख्या से ही क्वेश्चन पूछ देता है। पिछले बार शायद परमाणु संख्या पूछा था सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, ठीक है। फिर एक बार पूछा हुआ था लोहा का, यानी कि फेरस, ठीक है। लोहा को कुछ बोलते हैं फेरस का, तो फेरस का परमाणु संख्या पूछ दिया था। तो कभी कभी एग्जाम में एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो परमाणु संख्या से भी पूछ देता है। तो जो खास करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो हमें बस यही बोलेंगे कि आप लोग परमाणु संख्या लगभग याद ही रख लीजिए, ठीक है। लगभग याद रख लीजिए। तो चलिए देखते हैं न्यूलैंड्स के अनुसार से। तो न्यूलैंड्स में बताए कि क्या दिए थे, अष्टक नियम का दिए थे। अष्टक नियम को जी था तो तत्वों को 8-8 के समूह में बांटा गया था। इस अष्टक नियम को ही संगीत आवर्त भी कहा जाता है। इस अष्टक नियम को क्या कहते हैं, संगीत आवर्त, ठीक है। अब संगीत आवर्त क्यों कहा जाता है, चलिए इसके बारे में ध्यान देते हैं। संगीत आवर्त में देखिएगा कि जो आप लोग भारतीय जो संस्कृति के अनुसार जो संगीत होती है वह कितने शब्दों से होती है, 8। जैसे हम लोग देखते हैं स्वर में सारे गामा पढ़ते हैं तो लिखते हैं सा रे गा मा पा धा नी और सा, ठीक है। कितने शब्दों को देख लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें कितने शब्द होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8। यानी कि पहला जो सा है वो 8वें सा के बराबर है कि नहीं है। तो इसी के अनुसार से यानी कि संगीत के जो लेटर था सारे गामा पा धा नि सा, इसी के अनुसार से न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8-8 के समूह में बांट दिए थे। इसीलिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को क्या कहा जाता है, संगीत आवर्त भी कहा जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को क्या कहते हैं, संगीत आवर्त भी कहा जाता है। अब इनके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जिस समय ये न्यूलैंड्स जो थे अष्टक नियम को दिए थे उस समय अक्रिय गैस का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी खोज ही नहीं किया गया था। अक्रिय गैस की खोज नहीं की गई थी। जब अक्रिय गैस आ गया तो अक्रिय गैस आ जाने के कारण, ठीक है, ये अक्रिय गैस को ही निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस। तो निष्क्रिय गैस को ही क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। तो जिस समय अब मतलब अक्रिय गैस का आविष्कार किया गया था तो अक्रिय गैस का आविष्कार हो जाने के बाद जो 8वां जो शब्द था यानी कि सा जो आ रहा था, यानी कि 8वां जो तत्व था वो पहले तत्व के जो बराबर हो रही थी वह गलत हो गया। अब क्या होने लगा कि 9वां जो तत्व, यानी कि आप लोग याद रखिएगा, इधर लिख दे, चलिए इधर लिखते हैं कि इधर देखिए ध्यान से कि जो पहला तत्व था, ठीक है, यानी कि एक जो तत्व था वो पहले कितने तत्वों के बराबर हो रहा था, 8वें तत्व के समान हो रहा था। लेकिन जैसे ही अक्रिय गैस की आविष्कार हुई तो ये 8वें न होकर कौन से तत्व के समान होने लगा था, 9वां, ठीक है। किसके तत्व समान होने लगा था, 9वां तत्व के समान होने लगा था। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि कहाँ तक लागू हो पाया था, तो कैल्शियम तक लागू हो पाया था। कुल तंतुओं की संख्या कितनी थी, तो 56 थी। किनके समय, न्यूलैंड्स के समय। न्यूलैंड्स अष्टक नियम का प्रतिपादन किए थे, डोब्रेंडर तिर्यक नियम का प्रतिपादन किए थे, लवांजे थे जो थे धातु और धातु के रूप में 2 भागों में बांट दिए थे, ठीक है, धातु और धातु के रूप में बांट दिए। इनके बाद जब ऐसा सजा दिया गया, ठीक है, इनके बाद आए थे मेंडलीव। इनके बाद कौन आ गए, मेंडलीव। मेंडलीव आ गए, तो मेंडलीव के बारे में भी हम लोग पढ़ना है। मेंडलीव के बाद आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। मेंडलीव जो थे वह एक बहुत ही कुशल थे और उनको थोड़ा सा नॉलेज इस सबसे ज्यादा था। जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि पीछे वाले कुछ न कुछ गलती किए थे, तो उनके गलतियों को अगली बार सुधारा जाता है। जैसे सपोर्टेड मान लेते हैं, इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। तो कुछ प्रयास किया ए ने, कुछ कौन सा प्रयास किया, ए प्रयास किया। और जब प्रयास किया होगा तो सिंपल सी बात है कि कुछ सही भी किया होगा और कुछ गलत भी किया होगा। तो इस गलत को सुधारने कौन आ गया, बी।
जब बी आया तो इसकी गलत को तो सुधार दिया, लेकिन आपने भी कुछ गलती किया होगा, तो इसकी गलती को सुधारने कौन आ गया, सी। ये भी कुछ गलत किया होगा, इसकी गलती को सुधारने कौन आ गया, डी। उसी तरह से गलती को सुधारने ये आ गया और उस तरह के कंडीशन में चलते चला गया। तो वही सेम प्रक्रिया यहाँ से भी हुई थी। सबसे पहले तत्वों को वर्गीकरण करने कौन का आए थे, लेबॉन्ज आए थे। फिर उसके बाद डोब्रेनर आए, डोब्रेनर के बाद न्यूलैंड्स आए, और न्यूलैंड्स के बाद मेंडलीव आए। न्यूलैंड्स के बाद कौन आए थे, मेंडलीव। और मेंडलीव के बाद भी आए, ठीक है, मेंडलीव के बाद मोसले आए। मेंडलीव के बाद कौन आ गए थे, मोसले। और जो मोसले थे वह आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता होते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता उन्हीं को कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थी मेंडलीव के बारे में और मोसले के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसके किसके बारे में देखेंगे, मेंडलीव के बारे में और मोसले के बारे में देखेंगे, जो यही ज्यादातर इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी है, यानी कि आवर्त सारणी, ये सब तो केवल तत्वों को प्रयास सजाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रिलेटिव रूप से जो वर्गीकरण था, यानी कि आवर्त सारणी था, आवर्त सारणी का विकास कौन किए थे, आवर्त सारणी का विकास मेंडलीव से ही चालू हुआ था। मेंडलीव कुछ आवर्त सारणी का विकास किए और इनके बाद जब इनके में भी कुछ कमी रह गया तो मोसले चाचा और उन्होंने पूर्णतः रूप से विकास कर दिया, जो कि हम लोग आज भी वर्तमान समय में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मुख्य जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, ये पहले पार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग स्पष्ट रूप से कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।